मेरा टिफिन कहाँ पर है? आज ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका है। बनाया है कि भी नहीं? या मैं बाहर ही खा लूं? अरे पगला गए हो क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि मैं खाना ना बनाऊं? रोज सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारी करती हूँ मैं। ये लो तुम्हारा टिफिन। आज मैंने मीठे में शाही टुकड़ा भी दिया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह, थैंक यू सो मच बीवी साहिबा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, घर और अपना ऑफिस दोनों तुमने बखूबी संभाला है। शुक्रिया पतिदेव। अच्छा, मॉम से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं तो, अक्सर रात में ही वीडियो कॉल करती है वो। हाँ तो जब यहाँ पर रात होती है तभी वहां पर उनका दिन हो रहा होता है। और मॉम वहां रात में ज्यादा जग ही नहीं पाती, इसीलिए वो तुम्हें कॉल नहीं कर पाती। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आज उन्हें सोने से पहले कॉल कर दूंगी। अरे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉम डैड और इरा तीनों भी अब इंडिया आ रहे हैं। वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ जानवी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारी बात हो गई है मॉम के साथ, लेकिन शायद हो ही नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, अब आखिरकार तुम्हारा ससुराल पूरा होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है राहुल। वैसे भी हम दोनों यहाँ अकेले रहकर बहुत उब चुके थे। शादी के बाद ससुराल क्या होता है इसका एहसास कभी मैंने किया ही नहीं। पर अब से मैं अपने ससुराल वालों के साथ रह पाऊंगी। हाँ जानवी, दिन भर तो मेरा जॉब रहता है, लेकिन शाम को आते समय अब से मुझे ऐसा महसूस होगा कि घर पर हमारा कोई इंतजार कर रहा है। हमारा एक परिवार है। हाँ जानवी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन अचानक से वो तीनों यहाँ पर, मेरा मतलब ईरा और डैड के काम तो वहीं पर है ना, तो वो दोनों अपना काम कैसे कर पाएंगे फिर? बस यूं ही, उन्हें भी हमेशा के लिए यहीं पर आना था। पहले भी पढ़ाई के लिए वो वहीं पर रुके थे, और फिर जब ईरा को जॉब मिली तो ईरा की कंपनी ने ये कहा कि 6 महीने बाद ही वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। और अब उसे 6 महीने पूरे भी हो चुके हैं, जिसके बाद अब वो यहाँ पर काम कर पाएंगे, वो भी वर्क फ्रॉम होम। चलो अच्छा है, जानवी दिन भर जॉब पर जाती है और फिर शाम में आकर पूरे घर की सफाई में लग जाती है। मैंने तो हर एक कमरा अच्छे से साफ कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। अरे बाबा, घर वाले आ रहे हैं, तो ये भी किसी दिवाली से कम है क्या? वो तो है। चलो, अब सफाई और सारी तैयारी हो गई है, बस खाना बच गया है। और मैंने ये तय किया है कि मैं तीनों के लिए तरह तरह के देसी पकवान बनाऊंगी। वहाँ विदेश में तो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन इंडिया का स्वाद तो यहाँ आकर ही मिलता है। क्या बात है! तुम्हारे इन एफर्ट्स को देखकर मॉम डैड बहुत खुश होंगे। हीरा को जलेबियाँ बहुत पसंद है, तो वो जरूर बनाना। ठीक है राहुल। चलो, मैं और तुम दोनों मिलकर खाने की तैयारी करते हैं। वैसे मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन हाँ, कटिंग चॉपिंग और बाकी के छोटे मोटे कामों में मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ। अरे नहीं राहुल, तुम जाओ, जाकर एयरपोर्ट पर रुको। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। फिर भी राहुल, 1-2 घंटे पहले ही जाकर रुको वहां पर। यहाँ की चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 5 घंटे हैं, और इन 5 घंटों में मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। ठीक है जानवी, मैं अभी तैयार होता हूँ। और आखिरकार विदेश से जानवी की सास रोमा, ससुर भूषण और ननंद हीरा आ जाती है। वाओ, ये खाना तो एकदम माइंड ब्लोइंग है भाभी। और खासकर ये जलेबियाँ। पर ये आपको भैया ने बताया होगा ना कि मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। हाँ हीरा, मुझे राहुल ने ही बताया है। अच्छी बनी है ना? अच्छी? ये तो बहुत ही अच्छी बनी है भाभी। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। शादी के अगले दिन ही इंडिया से वापस विदेश चले गए थे, इसीलिए तुम्हारी पहली रसोई का शगुन तो हम तुम्हें दे ही नहीं पाए। लेकिन आज सही मायनों में तुम्हें शगुन मिलेगा। ये लो बेटा, गॉड ब्लेस यू। पर मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? माना कि हम विदेश में रहकर आए हैं, लेकिन हमें हमारी भारतीय संस्कृति
और यहाँ के सारे रस्मों रिवाजों की पूरी खबर है। और मैं ये रस्म मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसे अपना लो बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। मोस्ट वेलकम बेटा। जानवी अपने ससुराल वालों के साथ काफी अच्छा समय बिताती है, लेकिन रात में अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। बाप रे, इतनी रात को किसने दरवाजा खटखटाया? शायद मॉम होंगी। इसे देखो, इसे तो ये खटखट की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। इतनी गहरी नींद में सोया है ये। हाय भाभी। अरे इरा, तुम? मैं तो कितनी घबरा गई थी कि आखिर इतनी रात गए कौन आया होगा। दरअसल भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज कुछ बना दो ना। क्या? रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम्हें अब भूख लग रही है? अरे आते ही तुमने खाना तो खाया था ना। हाँ भाभी, लेकिन अब फिर से भूख लगी है। और अभी तो हमारा लंच ब्रेक हुआ है ना। लंच ब्रेक? हाँ भाभी, मैं और डैड ऑनलाइन काम करते हैं, इसीलिए विदेश के हिसाब से ये लंच टाइम हुआ ना। अच्छा चलिए, मैं और डैड आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जल्दी से हमारे लिए कुछ बना दो। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाभी। अच्छा ठीक है ईरा, मैं अभी बना देती हूँ। जानवी आधी नींद में उठकर खाना बनाती है और ये सिलसिला अब यूं ही चलता रहता है। वो तीनों रात में जगते रहते हैं, जिस कारण रोज जानवी को आधी रात जागकर खाना बनाना पड़ता है। हे भगवान! जानवी, आज तो मेरी छुट्टी है, तुम्हारी नहीं। देखो सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। ओह नो! ये क्या हो गया? आज तो मुझे बहुत ही लेट हो गया है। कहाँ मैं रोजाना 6 बजे उठती हूँ और आज तो ये 10 बज गए हैं। और अब तो मैं छुट्टी ही लेनी पड़ेगी। नहीं राहुल, मैं छुट्टी नहीं लूंगी। ऑफिस में ढेर सारा काम पड़ा है। मैं हाफ डे से जाऊंगी। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता और तुम समय की पक्की हो। फिर आज अलार्म बजने के बावजूद भी तुम कैसे नहीं उठ पाई? थकान ही इतनी हो चुकी थी। जब से घर वाले आए हैं, तब से मुझे उनके साथ रात में जगना पड़ता है और उनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। रात में 2 बजे उठकर मैं खाना बनाती हूँ। वे सारा काम निपटाते निपटाते 3 साढ़े 3 हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो लेती हूँ कि तभी 6 बजे अलार्म बजना शुरू होता है। फिर सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, दिन का खाना बनाओ और फिर जॉब पर जाओ। फिर शाम में वापस आकर शाम के खाने की तैयारी। नॉन स्टॉप काम चालू है मेरा। और इसी के कारण आज मुझे पता ही नहीं चला कि अलार्म कब बजा और कब मैं उसे बंद करके इतनी देर सो रही थी। अब क्या कर सकते हैं जानवी, वो लोग विदेश में थे, इसीलिए उनका रात भर ऑनलाइन काम तो चलता ही रहता है। समझ सकती हूँ राहुल, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अब अपने काम को बचाने के लिए जानवी रात के खाने के साथ ही एक्स्ट्रा खाना बना देती है। ये देखिए मॉम, ये सारा खाना डिनर के लिए है और ये अलग से जो 2 सब्जियां, रोटियां और पुलाव बनाया है, ये ईरा और डैड का लंच है। तो आप रात के समय उन्हें गरम करके देना और साथ में आप भी खा लेना। आप भी उनके साथ जागती ही होगी ना। पर जानवी बेटा, हमें तो गर्मा गर्म खाना लगता है, तो ये बनाया हुआ खाना हम कैसे खा पाएंगे? पर मॉम, ये खाना बासी थोड़ी ना है। ये तो बस कुछ घंटों पहले बनाया हुआ खाना है ना, जो आपको केवल रात को 2-2:30 बजे गर्म करके देना है। और आप इन्हें ओवन में भी गर्म कर सकती हो, क्योंकि रात में उठकर काम करना मुझसे नहीं हो पा रहा। फिर सुबह जल्दी उठकर मुझे बाकी के काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए ये काम आप ही कर देना मॉम। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तू भी तो हमारी बात समझ। हमें विदेश में गर्मा गर्म फुलके और साथ में गर्मा गर्म दाल सब्जी खाना ही पसंद था। इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि तू रात में ही उठा कर, चाहो तो थोड़ा जल्दी सो लिया कर। जहाँ पर तू 11 बजे सोती है, वहीं पर तू 10 या 9:30 बजे तक ही सो जाना, ताकि हमारे लिए तू आराम से 2 बजे उठ सके और 4 बजे तक वापस सो जाना। पर मॉम, अच्छा ठीक है,
मैं कोशिश करूंगी। रोमा के कहने पर जानवी फिर से रात में उठने लगती है, जिसके बाद वापस उसे तकलीफ होने लगती है। वो ऑफिस में काम करते करते ही सो जाती है। ये क्या है जानवी? रात के समय तुम वॉचमैन की ड्यूटी पर जाती हो क्या? लगभग पिछले आधे घंटे से तुम्हारा काम पर ध्यान ही नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा काम छोड़कर चली जाती हो तुम, और दिन में भी यहाँ बैठकर झपकियां लेती रहती हो तुम। आई एम रियली सॉरी सर। दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। सॉरी सर। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हारा ऑफिस है, कोई घर नहीं। सॉरी सर। यार जानवी, क्या चल रहा है तेरा आजकल? ऑफिस में इतना तो क्यों सोने लगी है? यार वेदिका, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। फिर जानवी अपनी कलीग वेदिका को सब बताती है। बाप रे, अरे तू पागल पागल हो गई है क्या? इतना सब कौन करता है? और अगर तेरे ससुर और ननद रात भर जागकर काम करते हैं, तो फिर तो तेरी सास फ्री ही रहती है ना। वो उनके लिए रात में खाना बना ही सकती है। वैसे भी वहां विदेश में सब कुछ तो वो खुद ही करती होगी ना। फिर यहाँ आकर उन्हें क्या हो गया? जितनी आसानी से हम कह रहे हैं, सब कुछ उतना आसान नहीं होता यार। मैं सामने से जाकर ये सब उन्हें नहीं कह सकती। वो मेरी सास है। और अगर उस घर में मैं अगर किसी के साथ हक से बात कर सकती हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल है। हे भगवान, तो फिर तो राहुल को ही बोल देना कि वो जाकर अपने मॉम से कह दे कि वो ही रात में खाना बनाए। जरा तेरा चेहरा देख, कितना काला पड़ चुका है। तुझे तो डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं। जितना ग्लो तेरे चेहरे पर था, वो सब इस आधे महीने में चला गया है। हाँ वेदिका, तू सही कह रही है। अब राहुल से ही बात करके देखती हूँ मैं। फिर जब जानवी राहुल से बात करती है, तभी ये तुम क्या बोल रही हो जानवी? मैं मॉम डैड से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? वो लोग तो इतने सालों बाद हमारे यहाँ पर आए हैं, और ऐसे में उन्हें ये सब जाकर बोलना कि रात में खुद की सेवा वो खुद ही करे, अब ये सही थोड़ी ना लगता है। तो फिर मैं भी क्या करूँ राहुल? अब तक तो मैंने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन रात भर जागने के कारण मुझे दिन में तकलीफ हो रही है। मैं भी इंसान हूँ यार, कोई रोबोट नहीं जो लगातार काम पे काम करती रहे। अरे मैंने तो उन्हें यहाँ तक भी कहा है कि मैं रात में ही एक्स्ट्रा का खाना बनाकर रख देती हूँ, फिर आप उसे गर्म करके खा लो। लेकिन नहीं, माँ जी तो वो भी नहीं मान रही। उन्हें तो बस गर्मा गर्म फुलके खाने हैं। आई एम सॉरी जानवी, पर मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चुप रहो तुम तो बस समझते ही रहो, लेकिन कुछ भी मत करना। मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। और जानवी, मेरी पूरी बात तो सुनो। जानवी उस शाम कोई काम नहीं करती, और बाहर जाकर सहेलियों के साथ में पार्टी करके वो देर रात में घर लौटती है। लोगों के घर वाले रात में सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा घर देखो। एक कमरे में मेरी ननद काम खत्म करके ठुमके लगाते हुए नाच रही है। वो एक कमरे में मेरे सास ससुर पागलों की तरह हंस हंस कर मूवी देख रहे हैं। राहुल ने तो बाहर से डिनर का खाना मंगवा लिया है, लेकिन अब रात के लिए खाना कौन बनाएगा? लेकिन उस रात जानवी उठ ही नहीं पाती, जिस कारण राहुल रात के 2 बजे बाहर से खाना मंगवाता है। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय, यमी, ये पराठे तो बहुत ही अमेजिंग है। इसे खाकर तो मैं अब शाम तक सोने वाली हूँ, और आज तो मेरा कोई काम भी नहीं है। मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी में हफ्ते के 4 दिन ही मैं काम करती हूँ, और बाकी के 3 दिन में आराम कर सकती हूँ। ऐसा ही रूल है भाभी। मतलब मैं पहले ही एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। दरअसल हमारे वीकली वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं, तो मैं उसे पहले ही कवर कर लेती हूँ, ताकि 2 की जगह 3 दिन छुट्टी ले सकूँ। चलो अच्छा है, तो आज रात को तुम सो जाओगी।
है ना? नो वे भाभी, आज रात को तो मैं मस्त मूवी देखूंगी, पर आप मेरे लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स बना कर रखना, ठीक है ना? और डैड तो है ही, इसलिए उनके लिए आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना? क्या? हाँ बेटा, कल रात को तो राहुल ने डिनर और रात का लंच का खाना बाहर से ही मंगवाया था, पर आज तुम जगी रहना, क्योंकि हमें बाहर का खाना नहीं, घर का खाना चाहिए। माफ कीजिएगा मॉम, लेकिन आज से ये सब नहीं होगा। इतने दिनों तक मैंने आप लोगों की बहुत सुन ली, पर अब और नहीं। मुझसे रात में उठकर काम करना नहीं हो पाता, इसीलिए मैं डिनर के खाने के साथ ही एक्स्ट्रा का खाना ही बना दूंगी, तो आप उसे अपने लंच ब्रेक में खा सकते हो। जानवी पहली बार इस तरह से बात करती हैं और ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे क्या कर रही हो कुसुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। और शोभा बेटी तैयार हुई कि नहीं? अरे दीदी, मैं तो उसे कब से बोलकर आई हूँ तैयार रहने के लिए, लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि मैंने दोबारा नहीं देखा उसे। एक बार आप ही देख कर आओ। अरे शोभा बेटी, जरा नीचे आना तो। जी मम्मी। देख बेटी, आज लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू अच्छी तरह से तैयार हो जा। और सुन, चाय नाश्ते की तूने सारी तैयारी तो कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने सब कुछ अपने हाथों से ही बनाया है और सब एकदम लाजवाब बना है। चलो अच्छी बात है। अब जा बेटा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। किशोर परिवार के आंगन में आज अलग ही रौनक थी। जेठानी सुषमा की बड़ी बेटी शोभा सावली ही सही, मगर मन से बेहद खूबसूरत गुणों की खान थी। वही देवरानी कुसुम की बेटी रीमा गोरी जरूर थी, लेकिन शोभा के काले रंग के कारण वो उसे नापसंद करती थी। अरे मम्मी, आप सब इतना क्यों घबरा रही हो? अरे लड़के वाले आ रहे हैं, थोड़ी ना कोई देव देवता आ रहे हैं जो आप लोगों ने घर को इतना सर पर उठा लिया है। वैसे भी एक काली लड़की को हाथोड़ी ना करने वाले हैं जो आप लोग इतनी तैयारियां कर रहे हो। जबान संभाल कर बात कर रीमा। अरे बड़ों से बात करने की थोड़ी तमीज सीख ले। और अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे जाने दो कुसुम, वो बच्ची है, इसीलिए कुछ भी बोल देती है। लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कहा? जरा शोभा की शक्ल देखिए और फिर उसी हिसाब से रिश्ता देखिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी ऊंचे खानदान वाले लोग उसे पसंद भी करेंगे। अरे अब तो चुप रहती है या दू एक? चल अंदर। फिर कुसुम रीमा को लेकर अंदर चली जाती है। अरे क्या मम्मी, आप तो बस दिखावा करती रहती हो। उनकी हर बात में हाँ जी करना जरूरी है क्या? तो मैं भी क्या करूं बेटा, वो मेरी जेठानी है, तो मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है, वरना तेरे पापा तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। और वैसे भी सच यही है कि कोई बेवकूफी होगा जो आजकल के मॉडर्न जमाने में इतने काली लड़की को पसंद करेगा। उधर मोहल्ले में एक कार रुकती है और तभी, अरे ये क्या, कार तो खराब हो गई। पता तो पास का ही दिया है, पर अब पैदल कैसे जाए? आप यही रुकिए माँ, तब तक मैं किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर सुषमा जी का घर कहाँ पर है? वो हमारी कार जरा खराब हो गई है, दाहिनी गली में तीसरा मकान है, वही सुषमा बहन जी का घर है। आप जरूर शोभा बिटिया को ही देखने आए होंगे। वो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, एकदम सर्वगुण संपन्न। भगवान ने रंग थोड़ा कच्चा दिया है, पर जिस भी घर में जाएगी लक्ष्मी बनकर जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। फिर कुछ ही देर में वो दोनों और विवेक का छोटा भाई मोहित उनके घर पहुंचते हैं। आइए बहन जी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जी बहन जी, वो हम जरा रास्ता भूल गए थे, इसीलिए एक आदमी से रास्ता पूछना पड़ा और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं
फिर बाद में, सुषमा बहन जी, अब नाश्ता पानी तो हो गया है। अब आप अपनी बिटिया को बुला दीजिए। हम उसे देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अरे शोभा बेटी, चल जल्दी बाहर आ जा। लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर शोभा धीरे धीरे सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकलती है। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही है। जितना सुना था उससे कई अधिक लक्ष्मी लगती है ये। बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकालिए। हाँ माँ, भाभी तो बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई। अरे, ये लोग कहीं बेवकूफ तो नहीं? एक ही बार में इतनी सावली बहन जी टाइप को पसंद भी कर लिया इन्होंने। लेकिन ये विवेक जी, ये तो कितने हैंडसम दिखते हैं, लेकिन इस काली कलोटे के साथ बिल्कुल भी नहीं जच रहे। और ये मोहित, ये भी कुछ कम नहीं है। अगर मैं इस मोहित से शादी कर लूं, तो मैं तो शोभा से आगे निकल जाऊंगी, उसी घर में उसी हैसियत से। लेकिन मेरा रुतबा उससे भी बड़ा होगा। मैं उस घर में से बहू नहीं, महारानी बनकर रहूंगी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अरे क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो माँ, मुझे मोहित बहुत पसंद है माँ। वो सुमित्रा आंटी का छोटा बेटा। आप एक काम करो ना, मेरी शादी की बात आप उससे करा दो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मोहित तो बड़ा ही अच्छा लड़का है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। क्या माँ आप भी? अगर शोभा उस घर की बहू बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। इसीलिए मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा कि सब कुछ जो शोभा को मिल रहा है। अब आप ही बात करो ना माँ। मुझे बस मोहित से शादी करनी है, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा। मैं कोई अच्छा सा टाइम देखकर दीदी से बात करूंगी। लेकिन देख रीमा, ये मामला इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच माँ। मुझे पता है कि आप उन्हें मना ही लोगी। आप बस उनसे बात कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन, अरे दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। रीमा मोहित को बहुत पसंद करती है, तो क्या हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, दो दो बेटियां एक ही घर में देना सही नहीं है। झगड़ा हो सकता है। बच्चे राजी है दीदी, तो ये रिश्ता भी पक्का हो ही जाएगा, और दोनों की शादी एक ही साथ करा देंगे। ठीक है कुसुम, मैं बात चला कर देखती हूँ। देखिए सुमित्रा बहन जी, अब मेरी बेटी को तो आपने बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, लेकिन मेरी छोटी बेटी भी है। रीमा नाम है उसका, और वो मोहित को बहुत पसंद करती है। और अगर आप राजी हो, तो हम उनकी शादी भी एक साथ ही कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मुझे तो एक ही घर से दो दो बहुएं मिल जाएगी। चलो, मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब जल्दी से चारों की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। सभी इस रिश्ते को मान जाते हैं, जिस वजह से शोभा और रीमा की शादी विवेक और मोहित के साथ धूमधाम से हो जाती है। फिर शादी के बाद जब वो दोनों अपने ससुराल आती हैं, तभी वाह, क्या महल है। अब तो मजे में कटेगी मेरी जिंदगी। कितना अच्छा परिवार है, साथ में रीमा भी है, तो हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। गृह प्रवेश के लिए थाली सजाई जाती है। रीमा आगे बढ़ती है, पर सुमित्रा उसे रोक देती है। अरे रुक जा रीमा बहू, पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होगा, फिर उसके बाद तुम आना। और ये क्या, मैं तो कितनी सुंदर हूँ, तो पहले मुझसे गृह प्रवेश करवाना चाहिए था ना। लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। इस काली को ही हमेशा आगे रखते हैं। ठीक है, जो करना है कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर उसके बाद तो इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी। तभी एक कोने में दो मेहमान गुपचुप बातें कर रहे होते हैं। एक बहू तो कितनी रूपवती है, और दूसरी कितनी सावली है। पता नहीं सुमित्रा ने इसे कैसे चुन लिया। शायद विवेक में ही कोई कमी होगी।
जो उसके लिए उसने ऐसी बहू पसंद की। अरे ढंग से क्या होता है, बहू के गुण भी मायने रखते हैं। सुना है शोभा बड़ी ही सुशील और पढ़ी लिखी है। अब ये सब तो बस लोगों का कहना ही है, हमें क्या पता क्या सच है। और वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो छोटी वाली रीमा ही अच्छी लगी। एकदम स्टाइलिश है, सुंदर है, और उसका रंग भी एकदम गोरा चटकदार है। फिर बाद में, देखो बहू, अब तुम दोनों थक गई होगी, तो अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना, ताकि सबका मन खुश हो जाए। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आए। फिर अगली सुबह 4 बजे शोभा बिना किसी को जगाए चुपचाप उठती है और तैयार होकर वो रसोई में चली जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, तो सब कुछ एकदम अच्छा ही होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को मुझसे कोई शिकायत हो। यही मेरा पहला काम है इस घर में, और सबसे अहम भी। वही दूसरी ओर रीमा अभी तक सोई होती है। हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया मुझे उठने में, और आज ही मेरी पहली रसोई है। अब मैं क्या करूं? लगता है उस शोभा की बच्ची ने सारा खाना बना भी लिया। फिर रीमा जल्दी जल्दी में तैयार होकर रसोई में चली जाती है, और वो वहां पर बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ खड़ी रहती है। ये देखिए मम्मी जी, हमने कितना कुछ बना लिया। मैंने और शोभा दीदी ने बड़ी ही मेहनत की है, और आपको तो बस अब स्वाद लेना है। वाह बेटा, सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक पकवान बनाए है तुमने, और वो भी पहली बार में ही। सच में तुम दोनों तो मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। अरे वाह, आज तो दोनों बहुओं ने मिलकर हमारे घर में त्योहार जैसा ही माहौल बना दिया है। और ये खाना देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात को लेकर हुई है कि ये खाना दोनों बहुओं ने मिलकर बनाया है। सच में शोभा, तुम दोनों ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। शाबाश बहू। और शोभा बहू, ये हार मेरी सासू माँ का था। जब मेरी शादी हुई थी, तब उन्होंने मुझे दिया था, और तब से लेकर मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। सोचा था कि जब मेरे घर में बड़ी बहू आएगी, तब ये हार मैं उसे ही दूंगी। इसीलिए अब ये हार मैं तुझे दे रही हूँ बहू। और मेरे लिए क्या रखा है मम्मी जी? अरे नहीं बहू, तुम्हारी शादी तो इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि तुम्हारे लिए कुछ खास ला ही नहीं पाई। पर ये हार, यही असली विरासत है, और ये हार तो सिर्फ बड़ी बहू को ही दिया जाता है। इसीलिए शोभा बहू, अब से ये हार तुम्हारा है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना, और अब से घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। लेकिन मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत है? और आप तो इस घर की बड़ी हो ना, तो ये हार तो आपके पास ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं बहू, अब इस घर की बड़ी बहू तुम हो, और ये हार मैंने अपनी बहू के लिए ही संभाल कर रखा था, और आज इसे देने का दिन आ गया है। ले लो बहू, और इसे अपने प्यार और समझदारी से और कीमती बना देना। हे भगवान, ये हार तो कितना भारी और कितना बेशकीमती लग रहा है। कम से कम 9-10 लाख का तो ये जरूर होगा। लेकिन ये हार मुझे मिलना चाहिए था, ना कि इस काली कलूटी को। ये तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आई है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। मैं इसे अपने आगे कभी नहीं जाने दूंगी। रुक जा शोभा, मैं तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चारों नंदे नेहा, प्रीति, जूही और सिम्मी उतरती हैं। और उन चारों ने बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह, आ गई मेरी बिटिया। तुम्हारे आने से तो घर पूरा रोशन हो गया है। अरे क्या मम्मी, आप भी? आपने तो कहा था कि बहुत बदलाव हो गया है इस घर में, पर यहाँ पर तो अब भी वही गांव की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, और अब तो दो दो नई बहुएं भी आई है। चलो अपने भाभीियों से मिलो। फिर सुमित्रा उन दोनों को आवाज लगाती है, और उसकी आवाज से शोभा और रीमा दोनों बाहर चली आती है।
ओ माय गॉड भाभी, यू लुक सो गॉर्जियस। हाँ भाभी, आप तो एकदम स्टाइलिश हो। किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती आप। और नहीं तो क्या, भाई ने तो सच में नसीब निकाला है। हाँ भाभी, आप तो हमारी गर्ल गैंग में एकदम फिट हो जाओगी। चलिए, आज शाम को ही हम आपको हमारी सहेलियों से मिलवाएंगे। सभी नंदे बस रीमा को ही घेरे हुए होती हैं और वो उसके साथ फोटोज भी लेती हैं, हंसी मजाक करती हैं। वही दूसरी तरफ शोभा एक कोने में खड़ी होती है। अरे मम्मी, वो दूसरी भाभी है क्या? हाँ बेटा, वो बड़ी बहू है, शोभा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा भाई कितना सुंदर है, तो फिर आपने उसके लिए सावली लड़की क्यों चुनी? आप भी ना मम्मी, आपने तो भाई को एक बहनजी टाइप लड़की के साथ बांध दिया। अरे आजकल के जमाने में ऐसी बहू कौन लाता है? अब आप जरा रीमा भाभी को ही देख लीजिए, इतनी सुंदर, स्मार्ट और स्टाइलिश है। वही दूसरी तरफ ये बड़ी भाभी, एकदम सिंपल, बिल्कुल पुराने जमाने की बहनजी लगती है। ऐसा नहीं है बेटा, बहू की अच्छाई कपड़ों और मेकअप से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से देखी जाती है। और देखना तुम, शोभा जैसी सादगी तो इस घर की असली शान बनेगी। और याद रखो, दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, असली खूबसूरती तो दिल से झलकती है। ये तो बस कहने वाली बातें हैं मम्मी जी। अब आप भी देखती जाओ कि मैं इस घर में सबकी फेवरेट कैसे बनती हूँ। लेकिन मम्मी, हमें तो लगा था कि दोनों भी भाभियाँ बहुत फैशनेबल होंगी, लेकिन ये दूसरी वाली तो कोई स्कूल टीचर लग रही है, वो भी बदसूरत वाली। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें रीमा भाभी तो मिल गई ना, तो हम उसके साथ फुल ऑन मस्ती करेंगे। सभी नंदे रीमा को लेकर अंदर चली जाती हैं और शोभा वही दरवाजे के पास खड़ी रहती है। कोई बात नहीं, ये चारों नंदे धीरे धीरे करके मुझे भी अपना लेगी। अरे शोभा बहू, तो इन बहनों की बातों का बुरा मत मानना, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये सभी छोटी है और मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ ये मुझे जरूर अपना लेगी। रीमा बहू, शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी बुआ सास आ रही है। लेकिन मम्मी जी, वो हमारी शादी में नहीं आई थी क्या? क्योंकि हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। हाँ बेटा, किसी जरूरी काम से वो नहीं आ पाई, लेकिन आज खास तौर पर तुम दोनों से मिलने आ रही है वो। और सुना है कि वो कोई गिफ्ट भी लाने वाली है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है बुआ जी आ गई। बुआ कमला घर के अंदर आती है। अरे भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अब शादी में तो नहीं आ पाई थी ना, और बहुओं से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर चली आई। अब बता, कहाँ पर है दोनों बहुएं? फिर रीमा और शोभा वहां पर आती हैं। ये छोटी बहू है रीमा, मोहित की पत्नी, और ये बड़ी बहू शोभा, विवेक की पत्नी। अरे ये क्या भाभी, एक चांद तो एक अमावस का चांद लेकर आई हो आप। क्या भाभी आप भी, आपने ये काली बहू कैसे पसंद कर ली? अरे नहीं दीदी, ये बहुत गुणी है, पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो बताओ शोभा बहू, और क्या आता है तुम्हें? मुझे खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई पूजा पाठ सब जानती हूँ मैं। और मुझे फैशन, ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब आता है। बुआ जी, मैं आपका हेड मसाज भी कर सकती हूँ। अरे वाह, तो फिर कर देना थोड़ा मसाज, सफर के कारण मैं बहुत थक गई हूँ। और भाभी, ये गिफ्ट लाया है मैंने, लेकिन मैं इस गिफ्ट को उसी बहू को दूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी। फिर बाद में, मम्मी जी, बुआ जी को खाने में क्या क्या पसंद है? मटर पनीर और सादे पराठे। लेकिन शोभा बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना, मुंह में आता है वो बोल देती है वो, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, और वो हमसे बड़ी है, और बड़ों की बातों का बुरा नहीं लगता। इतना कहकर शोभा किचन में जाती है और फटाफट सारा खाना बना लेती है। बाप रे,
ये तो कितना सारा खाना बनाया है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इस खाने को खराब करना होगा, नहीं तो बुआ जी की नजर में ये अच्छी बन जाएगी और उसकी अच्छाई के सामने उन्हें मैं दिखाई भी नहीं दूंगी। सारा खाना तो बन गया है, अब मैं जाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर बुआ जी को खाना भी खिला दूंगी। तभी रीमा रसोई में आकर सारे खाने में मसाला ज्यादा डाल देती है और फिर कुछ देर बाद जब शोभा खाना परोसती है, तभी बुआ जी, मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया है ये। आई होप कि आपको पसंद आ जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, खाकर देखती हूँ मैं, तभी पता चलेगा। अरे ये क्या, मिर्च से तो मेरा मुंह चल गया और ये पराठे तो कोयले हो गए हैं और रायते में तो नमक का डिब्बा गिरा दिया है क्या। पता नहीं बुआ जी, पर मैंने तो सारा खाना बड़े ही प्यार से बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी। अरे क्या भाभी आप भी, इस बहू के हाथ का खाना खाकर तो लगता भी नहीं कि इसमें कोई अकल भी है। ना ही शक्ल ना ही अकल का पता है इसमें। अरे ये कैसी बहू बनाकर लाई हो आप। मुझे तो रीमा पसंद आई, सुंदर स्टाइलिश और स्मार्ट है, और तो और इसने मेरी थकान भी दूर कर दी। इसीलिए मैंने जो आपको गिफ्ट रखने के लिए दिया है वो आप रीमा बहू को दे देना, और शोभा बहू तुम थोड़ा अपना रंग रूप सुधारो और कुछ सलीका सीखो। अगली बार आऊंगी तो तुम में सुधार दिखना चाहिए मुझे। इतना कहकर कमला वहां से निकल जाती है। चलो, आज तो मजा ही आ गया। बुआ जी ने इसे अच्छे से सुना दिया और ये गिफ्ट भी मेरा हो गया। अब जल्दी से देखती हूँ कि इसमें से क्या निकलता है। जरूर कुछ बढ़िया ही दिया होगा बुआ जी ने, कोई सोने की चेन या हीरे का सेट। फिर जब रीमा डिब्बा खोलती है, तब अंदर से एक कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति निकलती है। और ये क्या, ये तो ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। अरे वाह बहू, बुआ जी ने तुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये तो कान्हा जी की मूर्ति है, इसे संभाल कर रखना बहू, और रोज सुबह उठकर इसकी पूजा पाठ करना। इस बुढ़िया के लिए मैंने कितनी चापलूसी की, उसके हाथ पैर दबाए, मसाज भी की, सबके सामने कितनी स्टाइल भी मारी, और दिया तो क्या दिया, एक पत्थर की मूर्ति। फिर अगली सुबह, अरे शोभा बहू, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। जी मम्मी जी, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है, शायद मौसम की वजह से होगा। अच्छा ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं रीमा बहू से कहती हूँ कि आज का नाश्ता और खाना वही बना दे। फिर सुमित्रा रीमा के पास आती है। अरे रीमा बहू, जरा रसोई में जाकर नाश्ता और खाना बना देना। वो शोभा बहू की तबीयत खराब है ना, तो वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। पर मम्मी जी, मुझे तो सब्जी भी काटनी नहीं आती, तो खाना बनाना तो दूर की बात है। ये तो क्या कह रही है बहू, पहली रसोई की रस्म में तो तूने कहा था ना कि वो खाना तुमने भी बनाया है, और सबकी कितनी तारीफ भी ली थी तूने। वो मम्मी जी, असल में सारा खाना तो शोभा दीदी ने ही बनाया था, मैंने तो बस थोड़ी बहुत उनकी मदद की थी। और वैसे भी मम्मी जी, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। मतलब सिर्फ शक्ल है, ना हुनर ना गुण, और ऊपर से इतने दिनों तक तो हमसे झूठ बोलती आ रही है। हे भगवान, मैंने तो तुझे पहचानने में गलती कर दी। इतना कहकर सुमित्रा रात का खाना बना लेती है, और तभी उसकी दोस्त राधा आती है। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो अब मेरी बारी है, मेरे बेटे की शादी है, तो तुम अपने दोनों बहुओं को लेकर जरूर आना। हाँ राधा, मैं जरूर आऊंगी, और दोनों बहुओं को साथ में लेकर भी आऊंगी। फिर शादी के दिन, अरे शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें राधा के बेटे की शादी में जाना है। क्या, मैं भी चलूं मम्मी जी। हाँ बेटा, हम तीनों साथ मिलकर जाएंगे। फिर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर शादी में पहुंचती है, और तभी सभी लोग उन दोनों बहुओं को घूर घूर कर देखने लगते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। जरा सुमित्रा बहन की दोनों बहुओं को देखो, एक तो एकदम परी जैसी लग रही है, और दूसरी देखो कितनी सावली है वो, और नहीं तो क्या,
सुना है वो दोनों बहनें हैं, पर दोनों बहनों में इतना फर्क। एक एकदम गोरी चमकदार और स्टाइलिश, और दूसरी एकदम साधारण सी है। पता नहीं क्या सोचकर ऐसी बहू लेकर आई है वो। अरे लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। सुमित्रा उन औरतों की बातें सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अरे रीमा बहू, हमारे साथ फोटो खिंचवा लो ना। और शोभा बहू, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं आंटी जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप रीमा के साथ ही फोटो लीजिए। पार्टी के सभी लोग रीमा के साथ फोटो लेने लग जाते हैं, और बेचारी शोभा कोने में खड़ी रहती है। देखो शोभा बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सब लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हैं। सभी लोग एकदम चमक रहे हैं, और सब तुम्हें एकदम अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बहू। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम अभी के लिए घर चली जाओ, फिर थोड़ी देर में हम दोनों भी घर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। रीमा उनकी बातें सुन लेती है। चलो, अब मम्मी जी को भी अजीब लगने लग गया है। इसके काले रंग की वजह से मम्मी जी इसे नापसंद करने लगेगी, और उनकी फेवरेट बहू तो मैं ही बनूंगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सुमित्रा रीमा को लेकर घर चली जाती है। सभी लोग कितने अजीब तरह से देख रहे थे शोभा बहू को, और ये देखकर तो मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। अरे माँ, क्या सोच रही हो आप? आज ऑफिस में मेरी एक पार्टी है, तो सोच रहा हूँ कि शोभा को भी साथ लेकर चला जाओ। सभी लोग अपने अपने बाइक को लेकर आने वाले हैं। आप क्या कहती हो? अरे नहीं बेटा, तू अकेले ही चला जा, शोभा को मत लेकर जा साथ में। पर क्यों माँ, उसे कितना बुरा लगेगा। देख बेटा, आज फिर से मैंने शोभा बहू की वजह से ताने सुने, सबके सामने मेरा मजाक बना, और ये सब देखकर तो मुझे यही लगता है कि मैंने तेरे लिए बहू चुनते वक्त कुछ गलती कर दी। शोभा हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती बेटा। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा। आज सभी लोग रीमा के साथ ही सेल्फी ले रहे थे, उसकी कितनी तारीफ भी कर रहे थे, और शोभा को कोई पूछ भी नहीं रहा था। उल्टा लोग तो उसे ताने मार रहे थे और बोल रहे थे कि मैं कैसी बहू लेकर आई हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। क्या अभिमा, दुनिया की बातों में आकर आप एक सच्ची सीधी सादी और मेहनती बहू को छोड़ने की बात कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ। शोभा का रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। विवेक की बातें सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है। फिर अगले दिन मुझे शोभा बहू के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सभी लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, जिस कारण उसका दिल भी कितना दुखता होगा। फिर सुमित्रा शोभा के पास चली जाती है। अरे शोभा बहू, हम कल घर में शांति का पाठ करवा रहे हैं, तो तुम दोनों बहुएं अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। और हाँ, एक और बात कहनी थी। वो हमने जो तुम्हें पुश्तैनी हार दिया है ना, वही पहन कर आना तुम। वो तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा बेटा, और उसे पहनकर तो सबकी नजर तुम पर ही जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कल पूजा में वो हार जरूर पहनूंगी। नहीं, मैं उस काली को वो हार कभी पहनने नहीं दूंगी। वो हार तो मुझे ही चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। उस काली के गले में वो हार थोड़ी ना जचेगा। मैं तो गोरी हूँ, तो वो हार तो बस मेरे ही गले में जचेगा। फिर रेमा चुपके से शोभा के कमरे में चली जाती है। वो हार तो यही अलमारी में ही रखा होगा। हाँ, यही पर तो है। अब ये 10 लाख का हार मेरा हो गया, पर मैं इसे अपनी अलमारी में छुपा दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि वो ये हार कल कैसे पहनती है। फिर अगले दिन जब शोभा अलमारी में से हार निकाल रही होती है, तभी हे भगवान, ये हार कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। मम्मी जी, मम्मी जी। शोभा की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां पर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? मम्मी जी, जो हार आपने मुझे दिया था वो अलमारी में है ही नहीं। मैंने उसे हर जगह देख लिया,
लेकिन वो हार मुझे मिल ही नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अरे इतना महंगा हार तुमसे गायब कैसे हो सकता है? यही कहीं पर रखा होगा, जरा ध्यान से देखो। नहीं मम्मी जी, मैंने उस हार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ मम्मी जी? कहीं तुमने उसे कहीं बेच तो नहीं दिया, या फिर अपने मायके वालों को दे दिया होगा? देखो शोभा, सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस हार का? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा मैंने तो उसे यही अलमारी में रखा था। अब तो ये सही में फंस गई है, इसलिए अब तो बहुत ही मजा आएगा। हार तो मेरे पास आ ही गया, और ऊपर से इस काली कलोटी की बदनामी भी हो गई। तभी वहां पर चारों नंदे आती हैं। अरे क्या हुआ मम्मी? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और ये भाभी क्यों रो रही है? हमारा पुश्तैनी हार गायब हो गया है, ऐसा शोभा बहू कह रही है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो हार मिल ही नहीं रहा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मम्मी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो आप? यही घर में ही कहीं रखा होगा। अगर भाभी कह रही है कि उन्होंने नहीं लिया है, तो आप पहले घर में ढूंढ लो ना। उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो आप? लेकिन कहीं भाभी ने सच में वो हार बेच तो नहीं दिया? सोच लिया होगा कि घर में से तो कोई प्यार भी नहीं करता, तो चलो ये हार ही बेच देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वो हार क्यों बेचूंगी? वो हार तो मम्मी जी की दी हुई धरोहर है, हमारे खानदान की निशानी है, तो उसे बेचना तो दूर की बात है। मैं तो ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सब शांत हो जाइए। अगर हार घर में ही है, तो कहीं नहीं गया होगा। हम चारों बहनें मिलकर सबके कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगी। हाँ माँ, इसमें मैं भी मदद करूंगी, और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। फिर हम चारों मिलकर उस हार को ढूंढेंगे। फिर वो चारों बहनें अलग अलग कमरे की तलाशी लेने लगती हैं। सबसे पहले तुम्हारे कमरे से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पूरा देख लो, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। जूही के कमरे की तलाशी होती है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह से बारी बारी सभी की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो हार उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब तो बस एक ही कमरा बचा है, रीमा भाभी का। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कमरा भी अच्छे से देख लीजिए। मैंने तो वो हार ऐसी जगह पे रखा है कि तुम लोगों को वो मिलेगा ही नहीं, फिर चाहे तुम कितना भी ढूंढ लो। फिर वो दोनों रीमा के कमरे की तलाशी लेने लगती है, अलमारी भी ढूंढती है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेडशीट हटाती है। अरे ये क्या? यही तो है वो हार जो मम्मी जी ने शोभा भाभी को दिया था, हमारा पुश्तैनी हार। रीमा भाभी, ये हार आपके कमरे में कैसे आया? आपने तो कहा था कि आपको कुछ भी नहीं पता। फिर नेहा कमरे में से सबको आवाज लगाती है। मम्मी, आप सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये हार तो रीमा भाभी के बेडशीट के नीचे रखा था, एकदम कोने में रखा था उन्होंने। ये सब क्या है रीमा बहू? ये हार तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता मम्मी जी, शायद गलती से आ गया होगा। ज्यादा बनावटी मत बनिए रीमा भाभी, ये सब आपकी ही हरकत है। शोभा भाभी जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब सच मान लीजिए कि ये हार आपने ही चुराया है। हाँ रीमा, अब और झूठ मत बोल, जो है वो सच सच बता दे। अब रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वो हार मैंने ही चुराया है। वो हार मुझे बहुत पसंद था मम्मी जी, और मैं यही चाहती थी कि सभी लोग बस मेरी ही तारीफ करें। लेकिन जब आप लोग शोभा दीदी की तारीफ कर रही थी, तब मुझे उनसे बहुत जलन हुई, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तूने बहुत गलत किया है रीमा। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? जरा अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख, उसमें से तो एक भी गुण नहीं है तेरे अंदर। बस शक्ल ही दी है भगवान ने तुझे।
लेकिन अकल का तो कुछ पता ही नहीं है। वो शोभा बहू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे रंग रूप को देखकर तुम्हारा मन नहीं पहचाना। तुम तो सोने जैसी बहू निकली। और मुझे बहुत अफसोस है बेटा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो और मैं जानती हूँ कि आपने जो किया वो समाज के तानों की वजह से ही किया है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी। शोभा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में दीदी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं रीमा, तू तो मेरी छोटी बहन है और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया। और मेरे दिल में तेरे लिए कोई बैर नहीं है। और एक बहन ही दूसरी बहन को माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर उस दिन के बाद से वो सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ में प्यार से रहने लगते हैं।